हेलो, नमस्ते, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योतिष पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग के समक्ष हम 2011 में पूछे गए प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो मैथ के पेडागोजी प्रश्न का होने वाला है। इसके वीडियो में हम मैथ के पेडागोजी क्वेश्चन को हल करने का तरीका और कम समय में कैसे हल करना है और क्या सटीकता होगी, उस सभी चीज की जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के तहत आपको सभी जो 2011 में प्रश्न पूछे गए जो मैथ पेडागोजी का है, ठीक है, वो सभी चीज आपको इसमें मिलने वाला और साथ ही इसमें उसके संपूर्ण विश्लेषण आपको देखने को मिलेगी। जो आपको आगामी परीक्षा है उसमें किस तरह से हल करना है, ये सभी चीज आप जानकारी ले सकते, आपको जानकारी मिलेगी ताकि आपको परीक्षा में काफी हद तक मदद मिल सके। अगर आप भी प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर भी अगर मैथ के पेडागोजी में आपका नंबर कम रहता है तो आप मेरे वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। आपको कहीं ना कहीं आपको जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न की तुलना पढ़ाते समय, क्या आप जब बच्चे को भिन्न पढ़ाइएगा उसमें तुलना करना होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7। रोहित की प्रक्रिया थी, चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, 7 5 से बड़ा, अतः 3/7 3/5 से क्या है, बड़ा है। ये बताता है कौन? रोहित बताता है कि 3/7 बड़ा है 3/5 से। ऐसा क्यों बता रहा है? तो वो क्या कह रहा है कि अंश बड़ा है, अंश बराबर है और 7 5 से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये अवधारणा उसके अंदर में ये विकसित हो गई कि जो बड़ा अंश समान है और जो बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो अभी उसके अंदर किस चीज की विकसित नहीं हो, यानी कि वो क्या नहीं जानता है। तो वो ऑप्शन कह रहा है पहला, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा को नहीं जानता। बिल्कुल सही जवाब है। रोहित जो है तुल्य भिन्न की अवधारणा को भी नहीं समझ पा रहा है कि तुल्य भिन्न होता क्या है। ठीक है, और रोहित ने अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया, ये तो होगा नहीं। अभ्यास करने से मतलब इसका है नहीं लेना देना। रोहित को भिन्न की परिणाम की समझ नहीं है। रोहित अंश और हर की अवधारणा को नहीं जानता। अंश और हर की अवधारणा को जानता तब तो आपको ये बता दिया कि ऊपर 3 अंश है, अंश बराबर है, और हर ये आपको बताया कि 7 और 5 है। ठीक है, तो अंश और हर की अवधारणा को जान रहा है, लेकिन बच्चा किसकी भिन्न की, जो तुल्य भिन्न है, ठीक है, जो भिन्न की तुलना कैसे करना है उसकी अवधारणा को बच्चा समझ नहीं पा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। यानी कि आप जब बच्चा को भिन्न की अवधारणा पढ़ेगा, भिन्न प्रारंभ कीजिएगा पढ़ाना, तो आप किस चीज से किस तरीका से पढ़ाइएगा? क्या उसको सीधा आप लिखिएगा 1/2, इसको कहते हैं 1/2 अंश और हर कहते हैं, जहां यानी कि कभी हर का मान 0 नहीं होता है। आप इस तरह से पढ़ाइएगा? नहीं, उसको बच्चा को उसके आसपास की वस्तु को दिखाएंगे। मान लीजिए उसके पास पेपर है तो कॉपी है, तो कॉपी को ही मान लीजिए कॉपी से पेज निकाल के पेज को मोड़ दिए, तो पेज को जब मान लीजिए ये पेज है आपके पास और इसको मोड़ दिए हम, तो ये कितना 2 भाग में बट गया, तो इसको कहेंगे ये कितना बट गया, 2 भाग। तो इसको क्या कहते हैं, ये मान लीजिए इसको कहेंगे 1 भाग था और इसको कितना भाग बना दिए, 2 भाग। तो ऊपर एक यानी कि अंश में कितना 1 था और 2 बना दिए। तो ये उसको प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना, मूर्त वस्तु से उसको सिखाएंगे। तो आपका ऑप्शन देखिए इसमें कहाँ कहाँ कह रहा है। ऑप्शन आपका है कि a/b के रूप में भिन्न लिखना जिसमें b बराबर नहीं है 0। ये गलत बात है। ये चूंकि सर्वप्रथम आपको ये नहीं लिखना है, ये चीज बताना है, लेकिन जब बच्चा भिन्न की अवधारणा समझ जाए, समझने लगे, तब उसके बाद ये बताना है। उसके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों को पहचानना, यानी कि उसके आसपास जो वस्तु है उसमें, ये आपका सही सटीक आंसर हो जाएगा। उसके आसपास की वस्तु है उसमें पहचानना, भिन्न को पहचानना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सा रोटी लेकर के खाना बच्चा खाना खा रहा है, अब वो रोटी लेकर के आया, रोटी को 4 भाग तोड़ा, उसको वहीं पर समझा देना है कि कितना बन गया, 1/4 बन गया। ठीक है, अब इसमें अगर 2 आदमी खा रहा है तो एक रोटी है, 2 आदमी खा रहा है तो 1/2 हो गया। ठीक है, इस तरह से बच्चा को अगर समझाएंगे तो बच्चा जल्दी समझेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती है उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। ठीक है, बच्चे के जो पर्यावरण में आसपास की जो वस्तुएं हैं, कुछ वस्तुएं क्या होती है, लुढ़कती है और कुछ वस्तु क्या होती है, सीधा फिसल जाती है। ठीक है, ये कह रहा आपसे, कह रहा आकार, यानी कि बच्चों को उनके आकार देखने में
और समझने में कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती है और फिसलती है सहायता करें। सूरत है गणित के जादू, यानी कि क्लास एनसीईआरटी का जो क्लास 1 और 2 का जो गणित है उसका नाम है जादू। ठीक है, गणित के जादू। एनसीईआरटी कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझाने की शिक्षक सहायता करते हैं। ठीक है, शिक्षक की सहायता इसमें कौन किस यानी कि किस ऑप्शन के तहत इसमें शिक्षक की सहायता होता है। तो आपका पहला ऑप्शन कह रहा है निर्देशन से संपूर्ति चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। क्या कहा? निर्देशन की संपूर्ति चर्चाएं विद्यार्थी की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती है। चर्चा करना गणित कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। आसपास की चीजों के बारे में बच्चों को ध्यान आकर्षित करना शिक्षक के लिए अनिवार्य है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती और फिसलती है इन पर कक्षा में चर्चा शुरू करने के लिए, ठीक है, यानी कि चर्चा शुरू करने के लिए कहा जाता है और बच्चों को उनके आकार देखने में और समझने में कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती है या फिसलती है ये सहायता करता है। ये कह रहे गणित जो है आपका एनसीईआरटी गणित है वो पाठ्य पुस्तक शिक्षक को ये सुझाव समझने में किस प्रकार सहायता करती है। ठीक है, ये किस प्रकार सहायता करती है। तो ये यानी कि निर्देशन संपूर्ति चर्चाएं विद्यार्थी की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। अब ये कैसे करती है? देखिए, मान लीजिए उसके पर्यावरण में कुछ जिसमें गेंद हुआ, गेंद क्या करता है? तो लुढ़कता है। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चा जिस लुढ़कन वाला लगा होता झूला लगा होता उस पर क्या करता है? बच्चा फिसलता है। अब इसके बीच जो अगर चर्चा होगी तो उसके जो संकल्पना है, यानी कि जो उसका संकल्पना है जो जिस सीधा से चल जाएगा, कुछ चीज जैसे गोल है वो लुढ़क जाएगा। ठीक है, ये सब संकल्पना उसको समझने में सहायता करता है। ठीक है ना, ये सब संकल्पना उसको समझने में सहायता करता है। इसका ए नंबर इसका यानी कि 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों को में इस तरह के शीर्षक कबाड़ी वाला, ठीक है, क्या कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, ये परिवर्तन किया गया है। ठीक है, क्या कहा आपसे क्वेश्चन? जो एनसीईआरटी कक्षा 4 की जो पुस्तक है उसमें कुछ चेंजेस की गई है, यानी कि कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसे दिखती है, ये सब चीज जोड़े गए हैं। ठीक है, कह रहे ये दैनिक जीवन से जोड़ते हो उन्हें रोचक बनाने के लिए। ये क्यों जोड़ा गया है? तो दैनिक जीवन से उन्हें रोचक बनाने के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसके दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। क्योंकि बच्चा को अगर गणितीकरण सिखाना है, गणित सिखाना है, तो उसके दैनिक जीवन से जोड़ना बहुत जरूरी है। यानी कि दैनिक जीवन कहने का मतलब क्या हुआ कि दैनिक जीवन कहने का मतलब क्या हुआ कि बच्चा क्या करके घर से आया। ठीक है, बच्चा भर दिन क्या करता है उसी के अकॉर्डिंग उसको उसके अनुसार बताया जाता है। जैसे कबाड़ी वाला, यहाँ पर शीर्षक का नाम क्या है? कबाड़ी वाला। जैसे कबाड़ी वाला आया तो कबाड़ी वाला कितना सामान लेता है, कितना केजी लेता है, कितना रुपए केजी लेता है, तो ये सभी चीजें उसके अनुसार उसको सिखाना। अब भोपाल का सैर, अब सैर करने कहीं गए तो कुछ ना कुछ उसमें देखता है बच्चा। ठीक है, तो वहां से भी गणित सीखेगा। दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है, गोल दिखती है, चौपट दिखती है, किस तरह से दिखती है, बच्चा वहां से भी कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है, तो ये सभी चीज उनके लिए बहुत जरूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक को यानी कि रोचक बनाने के लिए। ठीक है ना, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। क्या हो जाएगा इसका? दैनिक जीवन से जोड़ने के लिए उन्हें पाठ्य पुस्तक को रोचक बनाने के लिए, ताकि बच्चा अधिक समझ सके। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है, यानी कि सवाल हल करने में क्या शामिल है? क्रियाकलाप आधारित अधिगम, क्या क्रियाकलाप आधारित उपागम, अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। यहां पर आप देख रहे होंगे कि अनुमान लगाना भी सही है और क्रियाकलाप आधारित अधिगम भी सही है, लेकिन आपसे यहां पर क्या पूछा है कि सवाल हल करने में शामिल है। क्या सवाल हल करने में क्या शामिल है? हालांकि अनुमान लगाना भी गणितीकरण के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस मान लीजिए बच्चा जब छोटा होता है तो उसको कहते हैं कि बच्चा बताओ कि ये बड़ा या ये बड़ा, तो बच्चा तो अभी तो अनुमान ही लगाता है ना कि ये बड़ा है। ठीक है, तो ये अनुमान लगाना भी सही है, लेकिन आपसे कह रहे सवाल हल करने में, ठीक है, किसमें? सवाल हल करने में कौन सा शामिल है? तो क्रियाकलाप आधारित अधिगम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्रियाकलाप आधारित उपागम हो जाएगा, जो बच्चे के
सवाल हल करने में क्या है शामिल है, किसमें सवाल हल करने में शामिल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों का क्रम लगाइए। ठीक है, यानी कि बच्चा को क्या सिखाना, आकार और स्थान, मतलब कौन सा आकार कैसा है, ये 2D हो गया, ये 3D हो गया। ठीक है, इस तरह से ये द्विविमीय हो गया, ये त्रिविमीय हो गया, इसको आयत कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें उसको किस तरह से बच्चे में सिखाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा था पहला ऑप्शन कह रहा है आपका 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषता का मिलान करें। अब आपसे जो कह रहा है ये जो 2D आकारों की जो भुजा है उसके शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करें, ये आपका दूसरा लेवल हो जाता है। सबसे पहला क्या होता है चाक्षुषीकरण, ठीक है ना, यानी कि उसको देखना पहचानना। ठीक है, उसके बाद होता है उसका अवलोकन करना, उसकी विशेषता बताना। ठीक है ना, उसके बाद फिर हो जाता है उसकी परिभाषा, ये सब चीज व्याख्या करना, ये सब चीज हो जाती है। तो सबसे जो पहला होगा वो देखिए क्या होगा, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है 2D आकारों का विशेषताओं का यानी कि सहज बुद्धि से वर्णन करें। वर्णन करेंगे लास्ट में। ठीक है ना, वर्णन कब करेंगे, लास्ट में करेंगे उसका। कह रहा है 2D आकारों को छांटना, हाँ ये आपका 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर सी कितना नंबर 1 नंबर में होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, सी के बाद क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके तरह विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं शीर्षों और विकर्णों की गणना करें, उसका वर्णन करना। ठीक है, तो इसका जो यानी कि उसके बाद क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसका 4 नंबर हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 नंबर, यानी सॉरी पहले 3 नंबर फिर 1 नंबर फिर 4 नंबर फिर 2 नंबर। तो कहाँ ऑप्शन दिख रहा है पहले 3, यानी कि CADB आपका 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, CADB, ठीक है, CADB इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सर्वप्रथम क्या करना है कि बच्चों यानी कि सर्वप्रथम क्या किया जाएगा, तो 2D यानी कि 2D आकार जो होगा उसको छांटना। जैसे ये वर्ग यानी कि ये आयत हो गया, ठीक है, ये वर्ग हो गया, ये सर्कल हो गया। ठीक है, इस सभी आकार को अलग अलग छांटना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका अवलोकन करना, यानी कि कौन, जैसे मान लीजिए सर्वप्रथम जैसे मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपका ब्लैक बोर्ड किस आकार का है, तो आप आयताकार आकार का है। ठीक है, अब वहीं पर फिर आप वो बिस्कुट खा रहा है बच्चा, तो वो समझेगा कि ये किस आकार का है, तो आयताकार आकार का दिख रहा है। किस आकार का दिख रहा है, तो आयताकार। तो ये दूसरा लेवल हो गया। ठीक है, अब इसका जो तीसरा लेवल होता है वो यानी कि इसकी भुजा, जैसे मान लीजिए सामने आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है ना, ये हो गया आयत हो गया, जिसकी सभी भुजा बराबर होगी वो क्या हो जाएगा, तो वर्ग हो जाएगा। जो तीनों तरफ यानी कि चारों तरफ से घिरा होगा वो सर्कल हो जाएगा। जिसकी तीन भुजाएं होंगी उसको क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो ये सभी तीसरा लेवल हो जाएगा। और इसका जो व्याख्यान होगा पूर्ण रूप से वर्णन करना। ठीक है, जो सभी कोण यानी कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों भुजा की यानी चार भुजा किस तरह से होंगे, ये सभी चीज डिस्कस करना अंतिम में हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा। सर्वप्रथम इसका आंसर क्या नंबर 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक अगर जो भी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर आपको सीटेट से संबंधित जो महत्वपूर्ण नोट्स होंगे वो आपको मुफ्त में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसलिए जो भी लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो प्लीज जरूर जुड़ जाए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर 2 चीज होते हैं, एक तो निदानात्मक होता है, क्या होता है, एक निदानात्मक होता है और एक होता है उपचारात्मक। क्या, उपचारात्मक। ठीक है, उपचारात्मक। ठीक है, ये 2 चीज होते हैं। अब निदानात्मक क्या हुआ और उपचारात्मक क्या हुआ, समझिए। निदानात्मक मतलब होता है किसी चीज का पता लगाना, यानी किसी चीज के बच्चे के अंदर जो कमजोरी है, ठीक है, बच्चे के अंदर जो कमजोरी है उसका पता लगाना। और उपचारात्मक मतलब होता है कि जो चीज आप पता लगाए, जो चीज उसके अंदर कमी है और उसको दूर करना क्या कहलाएगा, तो उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपसे जो पूछा गया था
कि निम्नलिखित में से कौन निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, यानी कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? प्रगति पत्र को भरना नहीं, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, ये भी नहीं हो जाएगा। बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, ये सही हो जाएगा कि बच्चा आखिरकार बच्चे में क्या चीज कमी रह गई है, क्या चीज बच्चा समझ नहीं पाया है, उसको जानना क्या कहलाता है? तो निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। ठीक है, उसको जानना क्या कहलाएगा? निदानात्मक। जो चीज आप जान गए कि बच्चा चोर करने में क्या गलती कर रहा है, और उसको जब अगर आप दूर कर दे तो कौन क्या कहलाएगा? उपचारात्मक कहलाएगा। ठीक है, जैसे बच्चा 2 जोड़ दिया, अब ये क्या लिख दिया? तो ये ऐसे करके लिख दिया, लेकिन इसको अगर दूर कर दिया आप, इसकी अवधारणा को समझा करके, जोड़ की अवधारणा को समझा करके कि 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है, इस तरह से लिखेंगे, तो बच्चा अगर इस चीज को सीख गया तो आप क्या किए? उसका उपचारात्मक शिक्षण किए। लेकिन ये चीज अगर आप कम ही उसको जान रहे हैं कि बच्चा क्या गलती कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? निदानात्मक शिक्षण कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, यानी कि आकार पढ़ाने के लिए क्या चीज? आकार आकृति पढ़ाने के लिए, क्षेत्र भ्रमण करने के लिए योजना बनाता है। ऐसा क्यों करता है? कह रहे क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए, इसलिए यह अति आवश्यक है। अति आवश्यक है इसलिए कि सीबीएसई द्वारा थोपा गया है? नहीं, आकार किसी भी वास्तुकला का अभिनिशा होता है और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंध को बढ़ावा देते हैं। उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है यह सही होगा? नहीं, यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषक कौशलों में सुधार के लिए बेहतर अवसर होगा। आप गणित पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर संप्रेषण कौशल की बात किया जा रहा है। क्या संप्रेषण कौशल का विकास घूमने से होगा? और यहाँ वो तो सही, वो दूर की बात है। और यहाँ पर आपको क्या कहा गया कि अच्छा अवकाश होगा। ये एक अच्छा अवकाश, क्या आप अवकाश के लिए क्या आप ये रोज आपको अवकाश मिलेगा? क्या नहीं, ये रोज आपको अवकाश नहीं मिलेगा और ये आपका गलत आंसर है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है कि आकार किसी भी वास्तुकला का हो सकता है। ठीक है ना, आकार अभिन्न हिस्सा है किसका? तो वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा है और ये हर तरह से भ्रमण करने से सभी विषय का आपसी संबंध। जैसे मान लीजिए कहीं पर घूमने गए, आप बच्चे को लेकर के घूमने गए, अब वहां विभिन्न प्रकार की आकृति देखने को मिलती है। मान लीजिए कोई सा पेड़ सीधा खड़ा मिल रहा है, बहुत सारे पोल लगे होते हैं। ठीक है, अब वो चीज बच्चा देखता है कि कितना बड़ा है, कौन सी आकृति का है। ठीक है, अब पोल पे क्या लगे होते हैं? कुछ तरह के आकृति लगे होते हैं। ठीक है, बहुत विभिन्न प्रकार के आकृति लगे होते हैं, तो बच्चा समझता है कि ये किस आकृति का है, इसलिए यानी कि जो भ्रमण होता है ये योजना बनाया जाता है इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा आपसे, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। तो क्षेत्रफल की जो अवधारणा होगा बच्चे को सिखाने के लिए, उसकी शुरुआत किसी से करेंगे? इकाई वर्ग की गणना सहायता से आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना। नहीं, ये तो नहीं होगा। भिन्न आकारों के आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। क्या कहा? भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र को स्पष्ट करना। अभी आप बच्चे को सिखा रहे हैं क्षेत्रफल की अवधारणा, यहाँ पर सूत्र वाली कोई बात आएगी नहीं। यहाँ पर तो आगमन विधि से बच्चे को पढ़ाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सूत्र वाली कोई बात आनी नहीं चाहिए। कह रहा हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति की क्षेत्रफल का तुलना करना। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि बच्चा को सिखाना है मूर्त रूप से। किस रूप से? तो मूर्त रूप से। अब मूर्त कहने का मतलब क्या? जो उसके पास है, जो उसके पास उपलब्ध है। तो उपलब्ध उसके पास क्या है? तो हाथ है, पत्ता है, मान लीजिए पत्ता से प्रयोग करता है, पेंसिल है, नोटबुक है। अब मान लीजिए नोटबुक ही है, अब नोटबुक भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक नोटबुक इतना बड़ा है और एक नोट इतना बड़ा है। ठीक है, अब इसमें कहा जाए कि दोनों में से कौन बड़ा है, तो बच्चा स्वतः बता देगा कि ये बड़ा है। अब उसको बताया जाएगा कि जो बड़ा होता है वो ज्यादा स्थान छेकता है, यानी कि उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, जो छोटा है उसका क्षेत्रफल कम है। तो ये इस तरह से बच्चा धीरे धीरे क्या होगा, ये सभी चीज सीख जाएंगे। और एक चीज और आप समझिएगा कि इसका जो अवधारणा से बच्चा सीखता है वो कोई मानक पद्धति से नहीं सीखता है। ठीक है, ये कोई बच्चा जो मानक पद्धति से नहीं सीखता। मानक पद्धति कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब सीख रहा है, अब इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, तो ये बच्चा सीखेगा नहीं कि अभी मान लीजिए इसकी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो सीधा सीधी वो नहीं कहेगा कि 2 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि बच्चे को अभी ये सब चीज नहीं सिखाना होता है। ठीक है, इसलिए बच्चा को सिखाया जाता है कितना बित्ता है,
कितना हाथ है, ठीक है, कितनी हथेली, कितने पंजे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा को अमानक पद्धतियों से सिखाया, अमानक तरीकों से उसको सिखाया जाता है और धीरे धीरे उसको किस ओर लिया जाता है, तो मानक पद्धति की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती है तो वह प्रायः पूछता है कि मैं जमा करूं या घटा। ठीक है, अब जो मान लीजिए आप ही है और बच्चे को आप कह रहे हैं कोई सा प्रश्न दिए, ठीक है, अब वो बच्चा पूछ रहा है कि सर इसमें जमा करे यानी कि जोड़े या घटाए, या गुना करे या भाग करे। इस तरह के जब बच्चा प्रश्न पूछता है तो ये क्या है, राजन संख्या से क्रियाओं को नहीं समझता है, राजन जोड़ और गुना नहीं कर सकता है, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, राजन को भाषा समझने में दिक्कतें होती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा वो आपको क्लास में बाधा डालने के लिए ऐसा कर रहा है, उसको भाषा समझ में नहीं आती है, उसको जोड़ घटाव नहीं करने आता है, ऐसा कुछ नहीं है। राजन जो संख्या के संक्रियाओं को नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, जो वो संख्या जैसे मान लीजिए अब के 4 गो आम था, फिर 4 आम आया, तो इस चीज को बच्चा वो क्या कर रहा है, नहीं समझ पा रहा है, संख्या संक्रियाओं को बच्चा नहीं समझ पा रहा है। अगर उसको आप सीधा लिख करके देते तो वो जोड़ कर लेता है, घटा कर लेता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भिन्न का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई त्रुटि ज्ञात हुई। यानी कि अब आप भी टीचर हैं, अब बच्चा को क्या पढ़ा रहे, भिन्न की भिन्न पढ़ा रहे हैं, यानी कि भिन्न का जोड़ पढ़ा रहे हैं। अब बच्चा क्या किया, 1/2 और 3/2 को ऊपर नीचे दोनों जोड़ लिया। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए। अभी कुछ देर पहले आपको आया था निदानात्मक उपचार के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, उपचारात्मक कार्य के लिए, यानी कि उसकी कमी को दूर, आप पहचान गए कि वो कमी क्या कर रहा है, कि दोनों में जोड़ रहा है। ठीक है, एलसीएम नहीं ले रहा है, सीधा सीधी वो क्या कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है, लघुत्तम नहीं ले पा रहा है लेकिन उसको सीधा सीधी जोड़ दे रहा है। तो आप उसको क्या कैसे दूर कीजिएगा, ठीक है, उसको कैसे दूर करना है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्ची सहायता करे। क्या सिर्फ उसके परिणाम समझने में, परिमाण समझने में सहायता करने से हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। लघुत्तम समावर्तक की अवधारणा की समझने में बच्चों की सहायता करे, क्योंकि बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, एलसीएम नहीं ले पा रहा है ना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझने में बच्चे को सहायता करना है। तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा था बच्चे से कहे कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे। इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जैसे ही बड़े होंगे वो समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। किस चीज को, क्या पढ़ाना अभी बच्चे को, तो माप पढ़ाना है। ठीक है, अब किसी वस्तु की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, मोटाई कितनी है, इस चीज को पढ़ाना है। उसके लिए किस विधि से हम पढ़ाएंगे, सर्वप्रथम उसको क्या कहेंगे करने के लिए, तो सर्वप्रथम बचाव क्या था, अवलोकन करने के लिए। आप देखते होंगे कि बच्चा जब एनसीईआरटी क्लास 1-2 का मैथ देखेंगे तो सर्वप्रथम बच्चा का दिया होता है चित्र, अधिक चित्र दिया होता है, और उसमें कहा जाता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन लंबा है, कौन छोटा है, इस तरह के चित्र दिए होते हैं। ठीक है, तो बच्चा सर्वप्रथम क्या करता है, अवलोकन करता है, देखता है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ठीक है, उसके बाद इसको कहाँ ले जाता है, तो अमानक पद्धति की ओर ले जाता है, फिर इसको मानक पद्धति की ओर ले जाता है, और फिर इसको जैसे यानी कि मानक पद्धति इकाइयों के बीच इसका अंतर स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 सेंटी बराबर यानी कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस सभी चीज का सत्यापन लास्ट में किया जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या हो जाएगा, तो अवलोकन करना। ऑप्शन में कहा दिख रहा है अवलोकन करना, तो सी नंबर में दिख रहा है शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते, तो सर्वप्रथम क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद जो आपको आप जो उसका अगला चरण सिखाइएगा वो अमानक इकाइयों द्वारा प्रयोग करना। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका हो जाएगा अमानक, चूंकि यहाँ देख शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अमानक पद्धति हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, मानक पद्धति, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सी बी ए हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो सी बी ए डी कहां पर आपको दिख रहा है, 1 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी बी ए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि बच्चे को माप कैसे पढ़ाना है, सर्वप्रथम क्या करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एनसीएफ 2005 क्या, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित सोचने व तर्क करने का एक निश्चित तरीका है, निहित है। किस चीज का, तो सोचने एवं तर्क करने का। एनसीएफ 2005 जो है
वो आपको गणितीकरण पर जोर देता है। किस चीज पर जोर देता है? तो गणितीकरण। गणितीकरण करने का मतलब क्या हुआ? बच्चे में उस माइंड को, सोच को डेवलप करना कि बच्चा गणित सोच सके। ठीक है, केवल और केवल जोड़ घटाव सिखा देना हो वही गणितीकरण नहीं है। ठीक है, उसको उसके व्यवहारिक जीवन के लिए पढ़ाना, ये गणितीकरण नहीं है। ठीक है, उसको सृजनात्मकता के लिए, रोचकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, उस तरह से उसको पढ़ाया जाना चाहिए ताकि कुछ नया कर सके। ये होता है गणितीकरण। ठीक है, जैसे कल्पना करना, अमूर्त, उसको अमूर्त चीजों को बताना। हालांकि बच्चा को जब सर्वप्रथम आप सिखा रहे होते हैं प्राथमिक स्तर पर, तो बच्चा को मूर्त वस्तुओं से, मूर्त चीजों से सिखाया जाता है, लेकिन मूर्त से उससे अमूर्त की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था, जो सोचने एवं तर्क करने एक निश्चित तरीका निहित है, नीचे दिए कथनों में से एक कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। यानी कि 3 करता होगा और 1 नहीं करता है। उसे पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्न का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ठीक है, अगला कह रहा है पाठ्य पुस्तक को प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका। उसके बाद कह रहा है, उसका तो ऑप्शन कह रहा है जो कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो आपको यहां पर सूत्र निर्धारित नहीं करना है। क्या? उस समय अभी आगमन तरीका से, किसमें? आगमन विधि से। किस विधि से? तो आगमन विधि से बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, उदाहरण दे दे के बच्चे को पढ़ाना है। अभी तुरंत उसको क्या करना है? सूत्र नहीं बता देना है कि मान लो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, अब गुना का अवधारणा कैसे होता है, बहुत सारी चीज। अब इसको छोटा छोटा तोड़ करके उदाहरण दे दे के समझाना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका 2 नंबर सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अभी तक जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करें। और इससे आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।